Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। बेसिकली आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे जनरल नोट्स के हवाले से। सबसे पहले जनरल नोट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको क्लाइंट या जो कंसल्टेंट है वो आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड करती है। तो जो भी साइट इंजीनियर होता है, जो भी आपका वहाँ पर इंजीनियर है या कोई भी क्वांटिटी सर्वेयर है, तो जब वो ड्राइंग्स को स्टडी करता है, उसमें जो ड्राइंग्स में पहला पेज रहता है, उसमें पहले पहले पेज पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ जनरल नोट्स लिखे होते हैं। अब ये जनरल नोट्स जो हैं वो किसी भी साइट इंजीनियर के लिए, किसी भी इंजीनियर के लिए वो यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी आप ड्राइंग्स की स्टडी करें, तो ड्राइंग्स को जब भी आप ओपन करेंगे तो उसमें पहला जो आपने काम करना है वो जनरल नोट्स को स्टडी करना है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं उन ड्राइंग्स में लिमिटेड पेजेस होते हैं, ठीक है? तो एक अगर आप पेज में अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल दी हुई होती है, यानी कि उसमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है, उसमें आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है, प्लम्बिंग ड्राइंग होती है। अब अगर हम बात करें जनरल नोट्स के हवाले से तो वो उन ड्राइंग्स में जो है वो वहाँ पर नहीं लिखा होता। तो उसके लिए जो है ना वो आपको जनरल नोट्स की स्टडी करने के लिए आपने पहले पेज पर वो सारी डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट में या अपने एग्जीक्यूशन में जो भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से आपने डील करनी है। तो चलिए मैं आपको जनरल नोट्स पे लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट ड्राइंग है, जिसमें आप देख सकते हैं जो इसमें पहला पेज है वो जनरल नोट्स का दिया हुआ है, ठीक है? इसमें अगर आप देखें तो शीट साइज 40/30 जो है वो चूज की गई है। स्केल 1/8 इंच इक्वल टू 1 फीट यहाँ पर कंसीडर किया गया है। अब अगर जनरल नोट्स में अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एब्रीवेशन का जो है वो लिखा होता है। अब एब्रीवेशन में अगर आप देखेंगे तो जनरल में क्या है कि देखिए ड्राइंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मेंशन होती है, तो वहाँ पर एब्रीविएशन भी मेंशन होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कुछ ऐसी ड्राइंग्स होती हैं जिसमें वहाँ पर एफआईजी जो है वो लिखा होता है। तो एफआईजी का मतलब ये होता है कि यानी कि हम फिगर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर किसी जगह पर अगर एलजी लिखा होता, इसका मतलब है कि हम किसी लॉन्ग की बात कर रहे हैं। देखिए अगर सिमिलरली अगर किसी जगह पर ELEC लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है? और अगर किसी जगह पर EQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इक्वल, ठीक है? तो ये जनरल एब्रिविएशंस हैं जो कि आप को पहले यानी कि स्टडी करने होते हैं। जो भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, कोई साइट इंजीनियर है या जो भी वहाँ पर सुपरवाइजर है, उसको पहले ये जनरल नोट्स जो है वो एब्रिविएशन जिसको हम कह सकते हैं वो उसको यानी कि पता होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है रीइंफोर्समेंट का। अब रीइंफोर्समेंट की डिटेल की अगर हम बात करें तो जो हमारे रीइंफोर्समेंट डिटेल होती है वहाँ पर किसी जगह पर BF लिखा होता है, कहाँ पर EL लिखा होता है, किसी जगह पर NF लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको यानी कि बेसिक बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स है जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है? यानी कि जब अगर आप ड्राइंग में किसी जगह पर BF देखें तो इसका मतलब है कि वो बोथ फेस की बात कर रहा है। अगर किसी जगह पर आपको EL नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ईच लेयर की बात कर रहा है, ठीक है? ये रीइंफोर्समेंट के एब्रिविएशन है जो कि आप लोगों ने इनको यानी कि याद करने होते हैं। इसी तरह से इसमें कंक्रीट के भी एब्रिविएशन होते हैं, जिसमें यहाँ पर CNOC जो है वो कंक्रीट को शो कर रहा है, SSL स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल को शो कर रहा है, URB अपर रूफ बीम को शो कर रहा है और CG जो है वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट को शो कर रहा है। एब्रिविएशन के बाद जो दूसरा जनरल नोट्स में जो है वो डिज़ाइन क्राइटेरिया का जो है वो दिया जाता है। ठीक है? अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को ही यानी कि हम फॉलो करेंगे। किसी ड्राइंग्स में जो है वो डिज़ाइन क्राइटेरिया यानी कि तीसरे या चौथे नंबर पर होता है, कुछ ड्राइंग्स में जो है वो सेकंड नंबर पर जो है वो मेंशन करते हैं। तो डिज़ाइन क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन कोड नज़र आ रहा है कि कौन-सा डिज़ाइन कोड यानी कि इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड UBC 1991 इस ड्राइंग में यूज़ किया गया है। डिज़ाइन लोड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली
डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स होते हैं। जब हम कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये जो डिज़ाइन लोड फैक्टर्स हैं वो हम कंसीडर करते हैं। अब कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं? डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया और सेस्मिक लोड। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हम बेसिकली कंसीडर करते हैं जब हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं। तो डेड लोड आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेट ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट 150 पीएसएफ, weight of steel 490 psf, concrete finish topping Na, brick masonry 120 psf, hollow block for walls Na, mortar 140 psf, mud 120 psf। ये डेड लोड है कंपोनेंट्स का। लाइव लोड की अगर हम बात करें एज पर ANSI स्टैंडर्ड्स, तो इसमें लाइव लोड मेंशन नहीं है। वो विंड लोड की अगर हम बात करें तो एज पर UBC 1997 विंड स्पीड 100 mph कंसीडर की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स 1.00 एक्स स्क्वायर, इसमें सी जो है वो कंसीडर किया गया है। सेस्मिक लोड की अगर हम बात करें एज पर UBC 1997 सेस्मिक जोन जो है वो 2A दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो 1 कंसीडर किया गया है। उसके बाद आते हैं मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल में पहला हमारा आता है कंक्रीट, जिसमें रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो है जो कि बेसिकली वेट उसका यहाँ पर दिखाया गया 3000 psi। अनरीइंफोर्स्ड कंक्रीट का वेट 3000 psi दिखाया गया है। बिल्डिंग कंक्रीट का 1500 psi जो है वो कंसीडर किया। अब ये क्या है? ये बेसिकली मिनिमम 28 डेज सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एफडेसी, जिसको हम शो करते हैं चल बी एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि जो आप बीम्स, कॉलम्स और फाउंडेशन में कंक्रीट आप यूज करेंगे उसमें आपने क्या करना है? सिलेंड्रिकल आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके उसकी डिटरमाइन करनी। जो भी आप कंक्रीट यूज करेंगे उसके आप सिलेंडर्स बनाएंगे और 28 डेज ऑफ क्यूरिंग के बाद उसकी आप स्ट्रेंथ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इन इस स्ट्रेंथ यानी कि वो क्या करनी चाहिए उसको, यानी कि अचीव होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं सीमेंट के बाद सीमेंट के ऊपर। अब यहाँ पर लिखा गया है कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट शैल बी यूज्ड अप एंड इंक्लूडिंग प्लिंथ बीम। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपने सीमेंट यूज करना है, कौन सा? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करना है। और कहाँ तक यूज करना है? प्लिंथ बीम तक आपने सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करना है। उसके बाद दिखाया गया नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट शैल बी यूज्ड फॉर कंक्रीट इन सुपर स्ट्रक्चर। और प्लिंथ बीम के बाद यानी कि जो आपका सुपर स्ट्रक्चर आता है उसमें आपने कौन सा यूज करना है? नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट आपने यूज करना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं रीइंफोर्स्ड स्टील के ऊपर। तो रीइंफोर्सिंग स्टील में यहाँ पर ASTM A60 615 ग्रेड 60 डिफॉर्म, जिसको हम FY60 KSI कहते हैं, ये स्टील यूज करना है आपने इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद स्ट्रक्चरल स्टील है, उसकी ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कि पाइप आपने ASTM A53 का यूज करना है। बोल्ट्स ASTM A325 UNO को यूज करने हैं। एंकर बोल्ट ASTM A307 के यूज करने हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स E7O डबल एक्स आपने यूज करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंक्रीट कवर की डिटेल यहाँ पर होती है। ठीक है, तो कंक्रीट कवर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कास्ट इन प्लेस जो है वो कंक्रीट में बताया गया है कि कंक्रीट कास्ट अगेंस्ट एंड परमानेंटली एक्सपोज टू द अर्थ। ठीक है, जहाँ पे आप जो आपका जैसे आपका फाउंडेशन होता है, जैसे जहाँ पे आपका लीन कंक्रीट होता है, यानी कि वो कंपोनेंट जो कि अर्थ के साथ कांटेक्ट में होता है, तो उसमें आपने क्या करना है? कंक्रीट कवर 3 इंच का देना है। डाया 16 एंड सिमिलर जो स्टील इन्फोर्समेंट है उसमें आपने 1.5 इंच का कवर देना होता है। अदर बार्स में आपने 2 इंच का कवर देना है। कॉलम टाइज में 1.5 इंच का आपने कवर देना है। स्लेब ऑन ग्रेड जो है उसमें आपने 2 इंच का आपने कंक्रीट कवर देना है। उसके बाद स्लेब वॉल एंड जॉइंट्स 3/4 इंच का उसमें आपने कंक्रीट कवर देना है। बीम्स एंड कॉलम में 1.5 इंच का आपने कंक्रीट कवर देना है। अब कंक्रीट कवर कहते किसको हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्टोरियल व्यू में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंक्रीट कवर एक्चुअली क्या चीज होती है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बीम है और इस बीम में आप देख सकते हैं ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस से लेकर और ये जो स्टील रीइंफोर्समेंट की ये वाली सरफेस है, ठीक है, यहाँ तक का आप स्पेस देख रहे हैं या ये जो चीज होती है इसको बेसिकली कंक्रीट कवर जो है वो कहा जाता है। उसके बाद फर्दर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड रीइंफोर्समेंट की डिटेल है, यानी कि हुक्स एंड बेंड्स जो भी आप स्टील इन्फोर्समेंट यूज करते हैं अपने कॉलम्स में, बीम्स में, स्लेब्स में, लिंटल्स में, उनमें जहां जहां पे आपका स्टैंडर्ड हुक या कोई बेंड वहां पर आता है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें दी गई है कि आपने
कौन कौन से जो है वो वहाँ पर यूज़ करने हैं। बेसिक यानी कि आप कह सकते हैं कि वो फार्मूलाज जहाँ पे आपका स्टील बेंड हो रहा होता है, तो उसमें वो कौन कौन से फार्मूले यूज़ करने होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टील बेंड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, और ये आपका 90 बेंड है, और ये भी 90 बेंड हो गया। ये आपका जो है वो अ, दूसरा बेंड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है वो 135 बेंड डाया हो हुक दिया गया है। ठीक हो गया। उसकी डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। बेसिक डेवलपमेंट लेंथ जो है, अगर हम बात करें तो बार डायामीटर यहाँ पर शो किया गया है। बेसिक टेंशन में आपने जो है ना वो डेवलपमेंट कौन सी रखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर यहाँ पर दिया गया है टेंशन में, और कंप्रेशन में जो है वो ये आपने इस नंबर जो है वो आपने फॉलो करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रिक वर्क है। अब ब्रिक वर्क में ब्रिक की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर दी गई है। All bricks work shall conform to specification given in the contract document. All bricks shall be sound, hard, well burnt, and of uniform size, color, and texture. Dimensional variation in sizes shall not be exceed 1/8 inch. ठीक है। अब ये ब्रिक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है कि जो आप ब्रिक यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में, वो ब्रिक जो है वो साउंड होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, वेल बर्न्ट होनी चाहिए। उनका कलर जो है वो यानी कि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। टेक्सचर भी इनका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और जो डायमेंशन होते हैं यानी कि जो ब्रिक की साइज होती है वो यानी कि एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम डायमेंशन में कुछ वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वो 1/8 इंच से यानी कि ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ही ऑल ब्रिक्स वर्क शैल बी erected plumb and true to line and level. Maximum variation in any story height or any length of wall shall be 1/8 inch in 10 feet आर एज पर स्पेसिफाइड इन द स्पेसिफिकेशन। अभी इसका मतलब ये कि जो आप ब्रिक मेसनरी अपने प्रोजेक्ट पे करते हैं, जो ब्रिक वर्क आप करते हैं, वो आपकी यानी कि क्या होनी चाहिए, ट्रू लाइन होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो भी आप ब्रिक मेसनरी के लेयर्स देते हैं वो यानी कि उनका आपने क्या करना है, आपने प्लम्बाब यूज करते हुए उनकी अलाइनमेंट को चेक करना है, उसकी वर्टिकलिटी को चेक करना है। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी शैल बी डन। जो भी आप ब्रिक्स यूज कर रहे हैं साइट पर, उनकी आपने टेस्टिंग करनी है। और द एवरेज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 12 ब्रिक्स शैल बी नॉट लेस देन 1800 psi। और यहाँ पर ये बताया गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आप ब्रिक्स की डिटरमाइन करना चाहते हैं तो 12 ब्रिक्स की अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालें तो वो 1800 psi से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ब्रिक शैल बी लेड फ्रॉग अपवर्ड with mortar joint and in English and Flemish bond or as a directed by the engineer। अब यहाँ पर दूसरा ये बताया गया है कि ब्रिक जो आप यूज कर रहे हो वो आपने वॉल में जो भी आप वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें ब्रिक जो है आपने इस तरीके से रखनी है कि जो उसका फ्रॉग है यानी कि जो उसका मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे ब्रिक पे के ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग नेम, तो वो फ्रॉग आपने अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है। ठीक है। और प्रॉपर जो है वो आपने वहां पर मोटर का जॉइंट उसमें देना है, और आप वहां पर ब्रिक में इंग्लिश या फ्लेमिश बॉन्ड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो वहां पर आप पे साइट के ऊपर कोई कंसल्टेंट इंजीनियर या कोई क्लाइंट का कोई इंजीनियर है तो वहां पर आप उससे जो है वो डायरेक्शन भी ले सकते हैं। ऑल मेसनरी शेल बी लेड इन 1:5 सीमेंट्स एंड मोटर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो आप मेसनरी यूज करते हैं, जो मेसनरी वर्क आप करते हैं, उसमें आपने 1:5 जो है वो आपने यूज करना है। 1 जो है वो सीमेंट पार्ट को शो कर रहा है और 5 जो है इसमें सेंड को शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिवाटरिंग की डिटेल लिखी हुई है। द कॉन्ट्रैक्टर शेल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवाटरिंग ऑफ द एक्सकेवेटेड एरिया टू कीप द मैक्सिमम वाटर लेवल एट 3 फीट बिलो बेस ऑफ द फुटिंग। उसके बाद बैकफिल नोट है। बैकफिल नोट में अगर आप देखेंगे तो मटेरियल साइज है सीव सीरीज जिसमें आप कह सकते हैं जिसको नंबर 10 सीव है, नंबर 50 है, नंबर 100 है, नंबर 200 है। और ये जो है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ फाइनर बाय वेट। नंबर 10 में से 100% यानी कि पास होनी चाहिए, एंड 50 में से 70 to 95, 100 में से 25 to 75 एंड नंबर 200 में से 0 to 15। उसके बाद बैकफिल नोट्स के बाद अगर आप देखेंगे तो जनरल नोट्स यहाँ पर मेंशन है। अब जनरल नोट्स में आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो है वो अगर आप देखें तो 17 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। अब ये जनरल नोट्स के कुछ नोट्स में आपको पढ़ के यहाँ पर दिखाता हूँ, जिसमें पहला जो है दैट इज द ऑल स्ट्रक्चरल ड्राइंग शुड बी रीड इन कंजक्शन विद स्पेसिफिकेशन
आर्किटेक्चरल, सिविल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, ठीक है। जितनी भी ड्राइंग्स हैं जिसमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, सिविल मैकेनिकल है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, ये आप लोगों ने जो है ना वो प्रॉपर्ली रीड करनी है, ठीक है। ऑल डायमेंशन शुड बी वेरीफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ये एक कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने ड्राइंग को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। उसके बाद अगर आपको कोई डायमेंशन या कोई ड्राइंग में कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि आप चाहते हैं कि उसको यानी कि ड्राइंग को चेंज किया जाए, या वहाँ पर कोई आपको इश्यू नज़र आ रहा है, तो वो भी आप यानी कि वो क्लियर करते हैं। डू नॉट स्केल, यूज़ ओनली रिटन डायमेंशन। आपने कोई अपनी स्केल यूज़ नहीं करनी। जो रिटन डायमेंशन ड्राइंग्स में दिए गए हैं, वो ही आपने क्या करने हैं, वो आपने कंसीडर करने हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे और भी नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो कहने का मकसद है कि आपको जब भी ड्राइंग्स प्रोवाइड की जाती है कंसल्टेंट या क्लाइंट की तरफ से, तो सबसे पहले आपने जो है वो ड्राइंग को स्टडी करने से पहले आपने जनरल नोट्स की जो है वो स्टडी करनी है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपने स्टडी करनी है, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, ठीक है, आप जब जब आप उसको रीड कर लेते हैं, तो जब आप कंस्ट्रक्शन फेज में होते हैं, तो एग्जीक्यूशन के दौरान ये सारी डिटेल जो है या ये सारे जनरल जो नोट्स हैं, वो आप वहाँ पे जाके वो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझे मैं कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ।